हालांकि रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुए हैं, उसको लेकर एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है और उसके पल पल की अपडेट। इस पल क्या हो रहा है, पहले उसकी ब्रेकिंग न्यूज देखते हैं। इस पल दूसरी बार कांग्रेस पहुंची है चुनाव आयोग। प्रदीप सिंह जी, दूसरी बार चुनाव आयोग जा रही है, कांग्रेस का क्या संकेत निकाला जाए? देखिए, मतलब इससे लगता है सबसे कि कांग्रेस एक हारी हुई लड़ाई लड़ रही है। वो आगे की लड़ाई की तैयारी कर रही है। उसे पता है कि ये चुनाव वो हार रही है, ऐसे में आगे के लिए आक्रामक होना, पहले से आक्रामक पोस्चर ले लेना, ये इसकी कोशिश कांग्रेस कर रही है। ये बताने की कोशिश देश भर में करेगी कि बीजेपी ने ये एक राज्यसभा की सीट जीतने के लिए हर तरह का कंडा अपनाया, यहां तक कि चुनाव आयोग का भी इस्तेमाल किया। ये केस बनाने की कोशिश कर रही है। इसी वजह से पहले भी गई थी कांग्रेस, अब दोबारा जा रही है, क्योंकि देखिए इन दो वोटों से अगर नतीजे पर फर्क पड़ता तो समझ में आती थी बात, लेकिन अगर इन दो वोटों से नतीजे पर फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ये दो वोट बीजेपी के उम्मीदवार को गए हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार को नहीं गए हैं, तो इसलिए जो है कांग्रेस का ये आक्रामक रवैया, ये आक्रामक रुख, ये संकेत देता है। हमें रिजल्ट पता नहीं है, इसलिए बहुत निश्चय के साथ नहीं कह सकते, लेकिन ये संकेत देता है कि कांग्रेस चुनाव हार रही है। और जैसा प्रदीप सिंह जी ने कहा, अभी हमें रिजल्ट पता नहीं है, लेकिन हम सिर्फ पॉलिटिकली एनालाइज कर रहे हैं और अभी तक के संकेत ये बता रहे हैं कि अहमद पटेल शायद चुनाव हार गए हैं, क्योंकि काउंटिंग अभी तक शुरू भी नहीं हुई है। पूरी होने की बात तो छोड़ दें, जो काउंटिंग पहले 5 बजे शुरू होनी थी, फिर 6 बजे शुरू होनी थी, लेकिन जैसे ही कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग पहुंचा, उसके बाद मामला गड़बड़ा गया। गड़बड़ा इसलिए गया क्योंकि तब बॉल सीधे सीधे केंद्रीय चुनाव आयोग के पाले में थी। राज्य इस पर शायद ही कोई फैसला ले, वैसे भी फुल बेंच को शायद बैठना पड़ता। अभी तक जो हमने नियम कानून पढ़े हैं उसके मुताबिक, या लीगल ओपिनियन लिया जाना था चुनाव आयोग की तरफ से, उसके ही आधार पर कोई डिसीजन चुनाव आयोग ले सकता है, या फिर प्रेसिडेंट पर, यानी पुरानी परंपरा क्या रही है, ये तमाम मामले थे। अभी तक हम आपको बता दें कि अभी तक क्या क्या हुआ है, अभी तक क्या क्या हुआ, अब तक क्या क्या हुआ है। सबसे पहले आज ये होता है कि राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग शुरू होती है। 8 एमएलए जो कांग्रेस के होते हैं वो क्रॉस वोटिंग करते हैं, ये ओपन है, ये डिक्लेयर है। 43 एमएलए अहमद पटेल के पक्ष में वोट करते हैं। साथ ही ये दावा किया जा रहा है कि अहमद पटेल के पक्ष में एनसीपी ने भी वोट किया है और जेडीयू ने भी वोट किया है, तो 45 होते हैं। अगर 45 से एक सांसद भी कम होता है तो सेकंड प्रेफरेंस के वोट किए जाएंगे। ऐसे में अहमद पटेल हार जाएंगे, यानी उनको कम से कम 45 वोट चाहिए जीत के लिए। और 45 का मैजिक फिगर, क्या अहमद पटेल पहुंच पाए हैं या नहीं, ये एक बहुत बड़ी बात है, ये एक बहुत बड़ी बात है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये होता है कि कांग्रेस आपत्ति दर्ज कराती है। वो ये आपत्ति दर्ज कराती है कि 2 एमएलएज ने कांग्रेस के बीजेपी कैंडिडेट को वोट किया है, यानी बलवंत सिंह को। 2 एमएलए, 2 रिबेल ने उनको वोट किया है, बीजेपी कैंडिडेट को किया है। और ऐसे में दिखाकर, चूंकि उन्होंने किया, उनका ऑब्जेक्शन भी यह है कि चूंकि वोटों को दिखाया गया है, हालांकि शायद उन 2 वोटों से अहमद पटेल के चुने जाने पर कोई असर न पड़े। जैसे ही उनके वोट 44 होते हैं, वो ऑटोमेटिकली हार जाते हैं। उनको कम से कम उनको 45 वोट चाहिए, क्योंकि विधानसभा के नए अंक गणित के अनुसार जीत के वोट 47 थे, लेकिन 47 के बाद वो 45 हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या होता है? आगे ये होता है कि अपनी अपनी जीत के दोनों पक्ष दावा करते हैं। दावा होता है जेडीयू की तरफ से कि हमारा वोट जो है भारतीय जनता पार्टी को गया है, ये कहते हैं केसी त्यागी। लेकिन जेडीयू का विधायक ये कहता है कि नहीं, मैंने केसी त्यागी के कहने पर या पार्टी के कहने पर वोट नहीं दिया, मैंने अहमद पटेल को अपना वोट दिया है, यानी एक वोट वो कंफर्म हो जाता है। साथ ही साथ एनसीपी का भी एक सांसद है जिसके बारे में भी कहा जा रहा है कि उसने कांग्रेस को वोट दिया है। अगर कांग्रेस के जो 43 विधायक है उनमें से किसी ने भी क्रॉस वोटिंग की है, या किसी ने भी कोई गड़बड़ झाला किया है, या किसी ने भी ऐसा वोट किया है जो इनवैलिड हो जाए, तो फिर मुश्किलें अहमद पटेल की बहुत बढ़ जाएंगी। और अभी तक के जो राजनीतिक संकेत मिल रहे हैं, दूसरी बार कांग्रेस चुनाव आयोग पहुंची है, पहली बार कांग्रेस जाती है।
आरपीएन सिंह जाते हैं और साथ ही साथ आरपीएन सिंह के साथ जाते हैं रणदीप सुरजेवाला। रणदीप सुरजेवाला बाहर निकलते हैं, उसके बाद रविशंकर प्रसाद और पीयूष गोयल जी पहुंचते हैं और वो ये दावा करते हैं कि कांग्रेस हारी हुई लड़ाई लड़ रही है, कांग्रेस हार चुकी है, इसीलिए हाय हल्ला मचा रही है और इसीलिए वो ये कह रही है कि हमने जो वोट है अपना वो किसको डाला है और किसको नहीं, चूंकि इस बात को दिखा दिया है कांग्रेस के 2 एमएलएज ने, रिबेल एमएलएज ने, तो आप उनके वोटों को काउंट न करें। और बीजेपी का कहना है कि इसको काउंट किए जाने चाहिए या कम से कम इसके चलते वोटिंग नहीं पोलिंग जो काउंटिंग है वो नहीं रुकनी चाहिए, काउंटिंग नहीं रुकनी चाहिए और काउंटिंग अभी तक शुरू नहीं हो पाई है क्योंकि संभवतः गुजरात का जो चुनाव आयोग है, स्टेट इलेक्शन कमीशन है, वो केंद्र के चुनाव आयोग के फैसले की प्रतीक्षा कर रहा हो। अगर ऐसा कोई प्रेसिडेंट अभी तक शायद नहीं है जहां पर इस तरह के मामले में चुनाव आयोग ने वोट कैंसिल किया हो। जैसे रणदीप सुरजेवाला ने जब सुभाष चंद्रा का इलेक्शन था, वो एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लड़ रहे थे, अपना वोट दिखाकर किया था और रणदीप सुरजेवाला अब यह दावा कर रहे हैं कि उनका वोट उस वक्त पे कैंसिल हुआ था, तो 2 इन लोगों के भी वोट कैंसिल होने चाहिए। तो अंकगणित क्या कहता है हमने बता दिया, अर्थमेटिक क्या कहता है हमने बता दिया। सीधे एक बार चलते हैं अरविंद शर्मा के पास, गांधीनगर के अंदर मौजूद है और गांधीनगर का इस वक्त का ताजा अपडेट क्या है, क्या काउंटिंग शुरू हो पाई है अरविंद? दीपक जी, अभी भी सन्नाटा पसरा हुआ है। एक तरीके से देखें आप, दोनों दलों का यहाँ पर कोई खास गहमा गहमी नजर नहीं आ रही और काउंटिंग अभी भी शुरू नहीं हुई है ऐसा बताया जा रहा है और प्रतीक्षा की जा रही है केंद्रीय चुनाव आयोग के फैसले का और उसका इंतजार है। उसी के बाद ही ये काउंटिंग शुरू होगी, तब कुछ कह पाना संभव हो पाएगा। चूंकि अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी आए थे और मुख्यमंत्री ने भी ये बयान दिया है कि कांग्रेस जबरदस्ती की लड़ाई लड़ रही है और कहीं ना कहीं कांग्रेस चुनाव हार रही है, इसलिए राजनीति कर रही है। चलिए, कांग्रेस चुनाव हार गई है ऐसा दावा बीजेपी का है, कांग्रेस का दावा है कि वो जीत गई है। लेकिन अगर कांग्रेस का दावा वो जीत गई है तो फिर वो काउंटिंग को किसी एक आर्गुमेंट के साथ क्यों रोकना चाहती है, इसको भी समझना बेहद। Let them go, they should go. It means they are panicked, they are worried. It was filed immediately and returning officer didn't take any action. So now we have approached the election commission, central election commission. Pardon? Let us see. We should wait for till the election commission's order. Sir, the Janata Dal United said that the forget about the result. Let the result come now. Counting will let the counting take place now. But sir, you're not sounding No, I am very much confident. But let us the counting तो होने दो बाबा. I am very much confident यार, क्या बात कर रहे हैं? Okay. तो अहमद पटेल आज पहली बार जो पोलिंग हुई है उसके बाद और जो कंट्रोवर्सी हुई है उसके बाद मीडिया के सामने आया है और उनका कहना है कि काउंटिंग होने दो, लेकिन मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हूं कि मैं चुनाव जीत गया हूं। उनका कैमरा पर आना और ये बात कहना बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि वो नपी-तुली बात करने के लिए जाने जाते हैं और इस तरह का स्टैंड, ये जो शब्द है अहमद पटेल के, जो लोग उनको जानते हैं वो ये जानते हैं कि वो बहुत नपी-तुली बात करते हैं और बड़ी लॉजिकल बात करते हैं। तो क्या अभी भी उनको उम्मीद है? देखिए, उम्मीद इसलिए है कि 2 विधायकों को लेकर जो सस्पेंस बना हुआ है, एक जेडीयू का विधायक और एक गुजरात परिवर्तन पार्टी का, इन 2 विधायकों को लेकर कि इन्होंने किसको वोट किया है। एक दूसरा, अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि दोनों पक्षों में क्या किसी विधायक ने नोटा के ऑप्शन का इस्तेमाल किया है या नहीं। दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं। बीजेपी दावा कर रही है कि हम चुनाव जीत चुके हैं, कांग्रेस कह रही है हम भी जीत चुके हैं। जाहिर है कोई एक ही पक्ष सही है और वो उसका पता नतीजे आने के बाद ही चल सकता है। लेकिन इन 2 विधायकों को लेकर जो रिबेल विधायक हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने अपना वोट दिखाया, जिस पर पिटीशन हुआ है इलेक्शन कमीशन में और इलेक्शन कमीशन के फैसले का इंतजार है, उसके बारे में मेरा फिर से ये कहना है कि उनका मैं एक बार फिर बता दूं, बीजेपी अब फिर इलेक्शन कमीशन पहुंच गई है। यानी पहली बार कांग्रेस गई, उसने काउंटर किया, दूसरी बार कांग्रेस गई, उसने फिर काउंटर किया, उसके जवाब में वो गए हैं। हालांकि अभी तक की जो खबर है उसके हिसाब से कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिलकर बाहर नहीं गया है। और पी चिदम्बरम जैसे बड़े वकील जो लीगल आर्गुमेंट कर सकते हैं वो जा रहे हैं और इसीलिए बीजेपी ने मेरे ख्याल से रविशंकर प्रसाद को भेजा था, जो भी
एक जाने माने वकील है और देश के कानून मंत्री हैं। ये भी अपने आप में बड़ी बात है। उन्होंने 2 केंद्रीय मंत्रियों को भेजा था। पीयूष गोयल काफी वजन रखते हैं, रविशंकर प्रसाद देश के कानून मंत्री है, काफी वजन रखती है उनकी बात भी। तो सीधे चलते हैं संजय शर्मा के पास। संजय, दूसरे प्रतिनिधि मंडल में कौन कौन जा रहा है चुनाव आयोग, या कौन कौन पहुंच चुका है? देखिए दीपक जी, बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल भी दोबारा चुनाव आयोग पहुंच चुका है। आर पार की लड़ाई बना ली है, मूंछों की लड़ाई बना ली है। अहमद पटेल का टिकट, अहमद पटेल के राज्यसभा में आने को बीजेपी ने, और इस समय पूरा की पूरा वही के वही प्रतिनिधि मंडल है। अरुण जेटली इस प्रतिनिधि मंडल में नहीं है, बाकी पूरा प्रतिनिधि मंडल वही। एक नए मंत्री बने हैं, पीपी चौधरी, अदरवाइज रविशंकर प्रसाद हैं, पीयूष गोयल हैं, धर्मेंद्र प्रधान है, निर्मला सीतारमण है। तो सारे के सारे मंत्री वही हैं, सिर्फ अरुण जेटली नहीं है। ये सारे के सारा प्रतिनिधि मंडल पहले भी आया था और दोबारा पहुंचा है, क्योंकि कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल भी दोबारा, यही खेल चलेगा चुनाव आयोग में। देर रात तक यही खेल चलने वाला है, यही बताया जा रहा है। अगर कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल तीसरी बार आया तो बीजेपी प्रतिनिधि मंडल भी तीसरी बार आने को तैयार है। तो कुल मिलाकर के कोई भी मौका हाथ से जाने देना नहीं चाहते दीपक जी। तो कोई भी हाथ से मौका जाने देना नहीं चाहता। सीधे मैं प्रकाश के पास चलूंगा। प्रकाश, तीसरा एक वोट है जिस पर अभी भी बहुत असमंजस बना हुआ है। ये वोट है जो गुजरात परिवर्तन पार्टी, जो भाजपा में जिसका विलय हो गया था, लेकिन उनके एक एमएलए थे जिन्होंने हार्दिक पटेल के साथ में अपने आप को जोड़ लिया था और बीजेपी ने उनको अलग कर दिया। तो हालांकि उनके वोट का क्या हुआ है ये भी अभी साफ नहीं है, लेकिन जेडीयू के हाईकमान से और एनसीपी के हाईकमान से आपको क्या खबर है, ये वोट किसकी तरफ गया होगा दोनों पार्टियों का, अहमद पटेल की तरफ या बीजेपी की तरफ? देखिए, एनसीपी के हाईकमान से मेरी बात हुई दीपक, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमने व्हिप जारी कर दिया था कि अहमद पटेल को वोट देना है, लेकिन हमारे एक विधायक ने जो है अगर नहीं दिया है तो हम उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। हमने अपने व्हिप का जो लेटर था वो तक हमने कांग्रेस को भेज दिया है। जहां तक जेडीयू की बात है तो केसी त्यागी जरूर ये दावा कर रहे हैं, लेकिन उनके विधायक साफ तौर पर कह रहे हैं कि उन्होंने जो है अहमद पटेल को वोट दिया है। तो ऐसे में जो है अब बिल्कुल ये असमंजस की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि ये कहना मुश्किल है कि किसकी जीत हुई, क्योंकि दोनों पार्टी जीत का दावा कर रही है। पर जिस तरह से बार बार चुनाव आयोग और केंद्रीय चुनाव आयोग में पहुंच रहे हैं और राज्य का चुनाव आयोग इस बात का इंतजार कर रहा है कि वहां से कुछ बात आगे बढ़े तो वो वोटों की गिनती शुरू करे, तो ये अजीब असमंजस की स्थिति है। आपने इतने चुनाव कवर किए होंगे, लेकिन राज्यसभा का चुनाव मैं पहली दफा ऐसा देख रहा हूं कि जिसमें ऐसी स्थिति बनी हुई, सबने अपने नाक की बात इसको बना ली है कि गुजरात में जो है अहमद पटेल को नहीं जीतना है। बीजेपी साफ तौर पे कह रही है और कांग्रेस ने भी उसको इसी तरह से बना लिया, लेकिन जो लब्बे लुआब समझ आता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस की स्थिति कमजोर पड़ी है, तभी ये बात बार बार उठ रही है कि कांग्रेस बार बार चुनाव आयोग जा रहा है और बीजेपी जो है जैसे ही वो चुनाव आयोग से बाहर निकलते तुरंत उनके बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री वहां पहुंच जाते हैं। लेकिन अभी जैसे अहमद पटेल ने जिस तरह का बयान दिया वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की स्थिति को फिर से सुदृढ़ कर रहा है, क्योंकि आप भी अहमद पटेल को जानते हैं कि वो बड़ी नपी तुली बात करते हैं। उन्होंने पहली दफा कैमरे पे आके जिस तरह से कहा कि अभी रिजल्ट तो आने दो, तो कहीं ना कहीं कोई उम्मीद है। और दूसरी एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि ये नहीं पता है कि नोटा का भी इस्तेमाल हुआ है कि नहीं, और क्रॉस वोटिंग कितनी हुई है। जो पता है वो तो पता है, पर जो नहीं पता है वो कहां, उसका क्या नतीजा होगा। तो कहीं ना कहीं दोनों अभी उम्मीद पर अड़े हुए हैं, और यही वजह है कि बार बार चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया जा रहा है और टाइम बाय किया जा रहा है दोनों ही तरफ से। हालांकि कांग्रेस की तरफ से ये कोशिश ज्यादा हो रही है, क्योंकि उसे भविष्य की भी राजनीति देखने की, अगर अहमद पटेल हार जाते हैं तो ऐसी स्थिति में वो इस तरह का पोस्टर लिए हुए है कि कम से कम राष्ट्रीय स्तर पर यह जता सके कि बीजेपी ने केंद्र में भी उसकी सरकार है, राज्य में भी उसकी सरकार है, तो उसका फायदा उठा के बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव अहमद पटेल को हरा दिया और कांग्रेस की ये स्थिति हो गई। ठीक है, सुदेश वर्मा जी, आपसे जानना चाहता हूं कि इतनी बड़ी व्यूह रचना आखिरकार अहमद पटेल के लिए क्यों रची गई, क्योंकि इस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी आजकल कर रही है, लेकिन पहले बिल्कुल नहीं करती थी। देखिए, आपकी मुस्कुराहट बहुत कुछ कह रही है। आपकी मुस्कुराहट सुदेश बहुत कुछ कर रही है। को वोट देना चाह रहे हैं तो बीजेपी दीपक जी, बीजेपी ये तो नहीं बोल सकते कि नहीं अहमद पटेल को ही आप वोट दीजिए। कांग्रेस अपने कुनबे को संभाल नहीं पा रही है और पूरा ठिकरा बीजेपी पर फोड़ना चाह रही है, तो ये कैसे बर्दाश्त होगा बताइए। हम थोड़ी ना बोल सकते कि नहीं आप लोग सब साथ रहिए और अहमद पटेल जी को जिताइए। आप तीसरा कैंडिडेट उतारते ही नहीं। बड़े सिंपल सी बात है, अगर अर्थमेटिक उनके कैलकुलेशन में होता तो आप तीसरा कैंडिडेट उतारते ही नहीं। क्यों, ये तो कॉन्टेस्ट है ना दीपक जी,
सुदेश जी, मैं आपकी बात बिल्कुल मानता हूं। कॉन्टेस्ट है दीपक जी, ये चुनाव है, इसलिए तो चुनाव बोलते हैं, नहीं तो जब चुनाव है तो हम तो चुनाव जम के लड़ेंगे और हम लोगों को अपील करेंगे, और लोगों को बीजेपी अच्छा लग रही है तो हम लोग क्या करें? लोग अपनी राजनीति बीजेपी से करना चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस का आपको पता है कि सुपड़ा साफ होने वाला है। लोगों को बीजेपी अच्छा लग रही है तो हम लोग क्या करें? लोग अपनी राजनीति बीजेपी से करना चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस का आपको पता है कि सुपड़ा साफ होने वाला है। चलिए, मैं एक ब्रेक के लिए यहां पर रुकूंगा, लेकिन हमारी बातचीत लगातार जारी है, क्योंकि अभी तक काउंटिंग शुरू नहीं हुई है। अभी तक इस बात के लिए भी फैसला नहीं हुआ है कि उन 2 विधायकों के वोट का क्या होगा जो अहमद पटेल के पक्ष में नहीं बल्कि बीजेपी के पक्ष में गए हैं, और दोनों रिबेल विधायक हैं। क्या होगा, क्योंकि उन्होंने दिखाकर वोट किए थे। अगर वो वोट नहीं दिखाते तो एक अलग बात होती, लेकिन उन्होंने दिखाकर वोट किया था। यही ऑब्जेक्शन कांग्रेस उठा रही है। देखते हैं, बहुत दिलचस्प है कि क्या होगा, क्योंकि दोनों पार्टियों के लिए यह नाक का सवाल बना। हालांकि कांग्रेस ने इस बात पर भी आपत्ति उठाई है कि देश के कानून मंत्री और देश के ऊर्जा मंत्री, ये दोनों प्रभाव डालने की कोशिश कर रहे हैं चुनाव आयोग के डिसीजन पर। सरकार खुद लॉ मिनिस्टर को भेज के प्रभाव डलवाना चाहती है चुनाव आयोग के डिसीजन पे। कांग्रेस का आर्गुमेंट यह है कि हरियाणा चुनाव के वक्त जब रणदीप सुरजेवाला ने अपना वोट दिखाकर किया था, अनऑथोराइज्ड व्यक्ति को दिखाया था, तब उनका वोट भी 11 जून 2016 को रद्द किया गया था। ये नया प्रेसिडेंट था जिसका जिक्र कांग्रेस कर रही है। अरुण जेटली पहुंचे हैं चुनाव आयोग, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि अब जो डेलीगेशन है उसमें कानून मंत्री भी हैं, वित्त मंत्री भी हैं, जो रक्षा मंत्री भी हैं, और साथ ही साथ एक बहुत बड़े सीनियर लॉयर है, बहुत बड़े सीनियर लॉयर हैं, और इस बात को बहुत अच्छी तरह जानती है बीजेपी, क्योंकि कांग्रेस ने अपने सबसे सीनियर व्यक्ति पी चिदम्बरम को भेजा था, वो भी एक बहुत बड़े लॉयर हैं। आपको क्या लगता है प्रदीप सिंह जी, क्या महसूस हुआ आपको अभी तक इस पूरे ड्रामे को देखने के बाद? आखिरकार इतना हाई वोल्टेज ड्रामा हो क्यों रहा है? देखिए, पी चिदम्बरम साहब की बात हम लोगों ने सुनी, उसमें एक शब्द का उन्होंने कई बार इस्तेमाल किया, वो ये कि प्रेसिडेंट है ऐसा। उन्होंने नहीं कहा कि ये कानून है या यह संविधान में या जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत ऐसा है। उन्होंने कहा कि ये ऐसा प्रेसिडेंट है कि अगर किसी अनऑथराइज्ड पर्सन को वोट दिखाया गया है तो वो रद्द होना चाहिए। ये इस तरह की परिपाटी या परंपरा चुनाव आयोग ने डाली है। अब जब परिपाटी या परंपरा की बात होती है तब डिस्क्रिशन की बात आती है, तो इसलिए चुनाव आयोग का फैसला इसमें जो हरियाणा में हुआ उसके अनुसार भी हो सकता है, उसके खिलाफ भी हो सकता है। दोनों जो मामले हैं उनकी परिस्थितियां क्या थी, वो किन परिस्थितियों में वो फैसला लिया गया था, ये चुनाव आयोग को पता है। आज की परिस्थितियां क्या है, फुटेज में क्या दिख रहा है, जो सीसीटीवी कैमरे के फुटेज में वो क्या दिख रहा है, बकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, सीसीटीवी तो जरूरत नहीं, बकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग हुई है। हाँ जी हाँ, तो उसमें क्या दिख रहा है ये चुनाव आयोग ने देख लिया होगा, अब तक ये मानना चाहिए। तो ऐसे में फैसला चुनाव आयोग को देना है। दोनों पक्ष कहिए कि आप दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं चुनाव आयोग पर कि आप हमारे पक्ष में फैसला दीजिए, ठीक है। तो ये लड़ाई सर, एक बात मैं बता दूं, अभी तक चुनाव आयोग देख भी नहीं पाया होगा इस इशू को, क्योंकि शाम से पहले कांग्रेस गई, फिर बीजेपी गई, फिर कांग्रेस गई, फिर बीजेपी गई। तो अभी चुनाव आयुक्त तो तीनों चुनाव आयुक्तों को शायद वक्त ही ना मिल रहा हो कि वो तो नहीं मिला होगा देख सके। लेकिन चिदम्बरम साहब ने आरोप लगाया एक तरह से राज्य चुनाव आयोग पर कि उन्होंने जब कोई एक्शन नहीं लिया तब हमने बोला, तब हम जो है इलेक्शन कमीशन के पास यहां आए हैं। तो एक तरह से उनका आरोप है कि राज्य का जो चुनाव आयोग है उसको ही वोट रिजेक्ट कर देना चाहिए था। और बीजेपी ने यह आर्गुमेंट दिया था कि जब पोलिंग चलती रही उन्होंने इस बात को प्रत्यक्ष बीजेपी कह रही कि 9-20 पर उन्होंने वोट दिया, उसके बाद आपने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। जब काउंटिंग शुरू होने का समय आया तब आप ये ऐतराज लेकर आए। हालांकि कोई पार्टी ये नहीं कह रही है कि वोट की काउंटिंग नहीं होना चाहिए या चुनाव रद्द होना चाहिए। ये मांग दोनों पक्षों में से किसी ने, ये मांग किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं उठाई है। यानी इन्हीं पोलिंग के साथ, इन्हीं वोटों के साथ
कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों चुनावी मैदान में उतरना चाहती हैं। सुदेश, मेरा सीधा सवाल आपसे है, ये एक बहुत बड़ी व्यूह रचना है, इसको एकाएक नहीं किया जा सकता। कितने वक्त से तैयारी चल रही थी? क्योंकि वाघेला का बगावत लगभग 1 साल से चल रही थी, तो क्या 1 साल से शंकर सिंह वाघेला आप लोगों के संपर्क में थे? देखिए, आप कड़ियों को जोड़कर ये बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। कांग्रेस की अपनी अंदरूनी कलह थी और कांग्रेस को पता है कि असेंबली चुनाव में जाना है, तो निश्चित ही बहुत लोग हैं जो कांग्रेस की टिकट से नहीं लड़ना चाहते, क्योंकि कांग्रेस के जीतने के आसार नहीं है। लेकिन ये जो पॉइंट है आज की क्राइसिस में, एक मिनट सुदेश, आपको रोकूंगा। अभी अभी अरुण जेटली जी निकले हैं, वित्त और रक्षा मंत्री अरुण जेटली जाने माने वकील हैं, यानी बीजेपी का डेलीगेशन भी बाहर निकल चुका है। तो बीजेपी का डेलीगेशन भी अब से थोड़ी देर बाद बात करेगा। अब क्या कांग्रेस फिर से टपक जाएगी या कांग्रेस फिर से आ जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि अभी तक हम बता दें कि चुनाव आयोग को अपना दिमाग अप्लाई करने का, कानूनी तौर पर वे करने का, अपने प्रेसिडेंट को देखने का किसी भी तरह का कोई वक्त नहीं मिला है, क्योंकि उनके लिए भी ये सरप्राइज था। क्योंकि ये मांग लगभग 5 बजे के आसपास उठी है, 4 बजे के आसपास उठी है, 5 बजे फिर इस मांग को दोहराया गया और काउंटिंग को रद्द कर दिया गया या काउंटिंग को रोक दिया गया, पोस्टपोन कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया, रद्द नहीं किया, पोस्टपोन कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। और अब चुनाव आयोग के फैसले की प्रतीक्षा की जा रही है। और अभी तक चुनाव आयोग ने देखा नहीं होगा कि वो क्या फैसला ले सकते हैं पुराने प्रेसिडेंट और नए कानून के हिसाब से, क्योंकि अभी तक डेलीगेशन उनसे मिल ही रहे थे। तो ये भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बार बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल आया है, बड़ा भारी भरकम प्रतिनिधिमंडल है। और आप फुल फ्रेम में देखिए कि कैसे ये तमाम नेता बाहर निकल कर आ रहे हैं। ये देखिए, ये तमाम नेता बाहर निकल कर आ रहे हैं, चलते हुए मीडिया कैमरे के पास आ रहे हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये बिना बोले निकलेंगे। क्योंकि पॉलिटिकल कम्युनिकेशन का सवाल है, देश को बताने का सवाल है। वोट पर चल रहा है बवाल। देखिए, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं हम लोग कि वोट पर चल रहा है बवाल, क्योंकि एक ही वोट का सवाल है। एक वोट इधर से उधर, यानी जीत हार निश्चित, यानी जीत हार तय। तो आप समझ सकते हैं किस तरह का खेल हुआ है। इस तरह के वोट के खेल बहुत ही कम हुए हैं। एक चुनाव हुआ था मध्य प्रदेश में, जिसमें विक्रम वर्मा की पत्नी मिसेस वर्मा थी, वो 1 वोट से चुनाव जीत गई थी। तो कांग्रेस के कैंडिडेट ने बकायदा पिटीशन डाली थी। वो पिटीशन 5 साल चली और जिस दिन विधानसभा भंग हो रही थी, उस आखिरी दिन उसका फैसला आया कि मिसेस वर्मा का चुनाव, मिसेस विक्रम वर्मा का चुनाव गलत था, 1 वोट से फैसला नहीं होना चाहिए था उनके पक्ष में। इसको फिर से रिकाउंटिंग होनी थी और उन्होंने उस चुनाव को नल एंड वॉइड कर दिया और जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे उनको एमएलए बना दिया। तो 1 दिन के लिए एमएलए बने थे। एक ही वोट से क्या हुआ? एक ही वोट से फैसला हो गया था अटल बिहारी वाजपेयी की 13 महीने की सरकार से। अब 1 वोट से फैसला होगा कि किस तरफ झुकेगा राजनीति का पलड़ा। क्योंकि अगर अहमद पटेल जी की राजनीतिक हार होती है, वो चुनाव में हार जाते हैं, तो ये कांग्रेस के लिए बड़ी परेशानी का सबब होगा। क्योंकि पॉलिटिकल सिग्नल्स पर ही पॉलिटिकल पार्टी चलती हैं और ये कांग्रेस के लिए बहुत ही गलत सिग्नल होगा कि खुद अहमद पटेल जी चुनाव हार गए हैं। आप देखिए, बीजेपी का डेलीगेशन अभी चुनाव आयोग से बाहर आ रहा है। आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं बीजेपी के डेलीगेशन की। तो चलिए, इससे पहले एक बार मिल चुके हैं कांग्रेस बीजेपी के नेता, एक बार मिल चुके हैं। एक बार कांग्रेस बिल्ली थी और दूसरी बार कांग्रेस आ चुकी है। तो अब तक इन लोगों ने क्या कहा है, ये सुनाते हैं आपको। इन्हें स्पष्ट तौर से कहा कि गुजरात के 2 विधायक भोला भाई गोहिल और राघव जी भाई पटेल, इन दोनों ने अपना वोट ऑथोराइज एजेंट की बजाय जो कैंडिडेट इस चुनाव में हैं, अमित शाह जी, स्मृति ईरानी जी और बलवंत सिंह राजपूत जी, इनको दिखाया। रूल 39 कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल में ये वोट खारिज होना अनिवार्य है। ये वोट काउंट नहीं हो सकते। और हमने चुनाव आयोग को कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर का निर्णय चाहे कितनी भी धांधली के आधार पर लिया गया हो, ये उनका संवैधानिक कर्तव्य है कि वो इस पे निर्णय करें, इन दोनों वोटों को खारिज करें, ताकि किसी प्रकार से चुनाव का नतीजा प्रभावित ना हो। कांग्रेस पार्टी सुबह से बेबुनियाद आरोप लगा रही है।
सुबह में वोट होता है वो कोई आपत्ति नहीं करते हैं, ऑब्जेक्शन। उन्होंने कुछ नहीं कहा कि ये 2 वोटर्स का वोट अलग रखा जाए, इसको टेंडर किया जाए, ऐसा कुछ नहीं कहते हैं। आप सबों के टीवी चैनल्स पर चल रहा है कि हम लोग जीत रहे हैं, वो दिखा रहे हैं उनके नेता, आपने खुद दिखाया है। उसके बाद जब उनको मालूम हुआ कि वो हारने वाले हैं, तब उन्होंने आपत्ति देनी शुरू की। और आपको मालूम है कि कानून ये है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर एक बार जब बैलेट पेपर अंदर डाल देता है और ऑब्जर्वर भी अपनी बात कह देता है, और जब वोटिंग खत्म हुई तो फॉर्म 6 में उनको बता दिया गया कितनी वोटिंग पड़ी है। तो अब जब कांग्रेस को लग रहा है कि हम हार रहे हैं, तो बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। हार जाने के बाद और 3 बजे दोपहर को, सुबह से 3 बजे तक कांग्रेस दावा कर रही थी कि हम जीत रहे हैं। 45 वोट, 46 वोट, आप सब ने अपने अपने टीवी पे, रेडियो पे, पेपर में बताया कि जीत रहे हैं। 3 बजे के बाद तब उनको अगर ये ध्यान में आता है कि इलेक्शन एजेंट को तो पता ही था किसको किसने वोट दिया है, तो उसके बाद वो बोलना, ऑब्जेक्शन रेज करना और अब पूरी मतगणना के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाना, मैं समझता हूँ ये बौखलाई हुई कांग्रेस एक सम्मान नहीं करती है इलेक्शन प्रोसेस का। वो आर्टिकल 324 का दुरुपयोग करना चाहती है। 324 में किसी को भी ये अधिकार नहीं है कि एक कंप्लीटेड इलेक्शन प्रोसेस को रद्द किया जा सके। उनको वही करना चाहिए जो नियम है, जो प्रेसिडेंट्स है, और उसके कानून के दायरे में वो बाहर कोई बात नहीं हो सकती। नियम बड़ा स्पष्ट है राज्यसभा चुनाव का। व्हिप होती है, ओपन वोट होता है जो अपनी पार्टी के व्हिप को दिखाया जाता है। अगर किसी विधायक दूसरे दल के व्हिप को और उनके नेतृत्व को वोट जाकर दिखाया है, वो वोट इनवैलिड माना जाता है। आपको याद होगा अभी कुछ समय पहले जब गलती से हमारे ही एक नेता ने, साथी ने हरियाणा के चुनाव में अपना वोट दिखा दिया था, तो वो वोट रद्द कर दिया गया था। तो हाई वोल्टेज पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है गुजरात राज्यसभा चुनाव को लेकर। अहमद पटेल की प्रतिष्ठा, कांग्रेस की प्रतिष्ठा दांव पर है। ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद तुरंत चुनाव आयोग से अपील किया है और हमने चुनाव आयोग पर पूरा विश्वास। कांग्रेस पार्टी के सारे आरोप बेबुनियाद है।